खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5 का पंच, शाम के 5 बज रहे हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए रहती है कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचे और ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, इस प्रोग्राम के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने का काम अगले 30 से 40 मिनटों में हमारा रहता है। आज भी नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल न्यूज पर हमारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी कि अपने संवाददाता या जो अपने नुमाइंदे उनके पास भी चले, अलग अलग इलाकों से कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आपके सामने रखनी है। जम्मू कश्मीर पर फोकस रहेगा कार्यक्रम में, कुछ बड़ी बातें हैं आगे चलकर डिटेल वाइज आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक हम टॉप 5 से करते हैं। 5 वो बड़ी खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, विशेषकर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gulistannews.in पर आप एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें, सबसे ज्यादा जो खबरें आप पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वो कोशिश हमारी रहती है कि सबसे पहले आप तक पहुंचे सबसे बड़ी 5 या टॉप 5 न्यूज में। तो शुरुआत टॉप 5 के साथ 5 के पंच की करते हैं और सबसे पहली तस्वीर आपके सामने अफसोसनाक जो वाकया पेश आया। यह तस्वीर सऊदी अरब की है जहां पर मातम पसरा है क्योंकि बस हादसे का शिकार हुई और इसमें 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 30 के करीब लोग जख्मी हुए और ये तमाम के तमाम लोग जो सऊदी मीडिया की रिपोर्ट सामने आई या अरब मीडिया की रिपोर्ट सामने आई वो बताती है कि तमाम के तमाम ये लोग उम्रा करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा जा रहे थे, लेकिन अभी सफर महज 200 से 250 किलोमीटर हुआ था। इस दौरान हादसे का शिकार ये बस हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सही माने तो हादसा उस वक्त पेश आया जब ये उम्रा जायरीन या उम्रे पर जाने वाले ये तमाम के तमाम करीब 50 लोग भरी बस जिसका ब्रेक फेल हुआ, सबसे पहले एक पुल से टकरा गई और इसके बाद इसमें अचानक आग लग जाती है। हादसा जो कि जद्दा हाईवे के ऊपर पेश आया है और तकरीबन 627 किलोमीटर का फासला तय करना था इस बस ने जो मक्का मुकर्रमा पहुंचनी थी उस मकाम से जहां से निकली थी, लेकिन तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर हुआ। उसके बाद ब्रेक फेल होता है, बस सबसे पहले एक पुल से टकराती है जद्दा हाईवे के ऊपर और इसके बाद इसमें आग लग जाती है। जद्दा आबा हाईवे पॉइंट 5 इसको कहा जाता है और उसी मकाम पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में कम से कम 20 लोगों के पहले जो खबरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स पर बता रही थी, बाद में आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर भी इसकी पुष्टि कर दी गई, तस्दीक हुई कि तमाम के तमाम जो 20 लोग थे इनमें, जिनको पहले कहा जा रहा था कि इनमें शायद कुछ लोग बचे होंगे, लेकिन 20 लोगों के मारे जाने की तस्दीक सरकार की तरफ से कर दी गई, जबकि 29 से 30 लोग जो इसमें जख्मी हुए और बस जो कि खेमस मुशीद से मक्का मुकरमा जा रही थी और मकामी लोगों से ज्यादा बताया जाता है कि गैर मुल्की यानी बाहर के कुछ बाकी देशों के लोग थे जो इसमें सवार थे। अब कितने लोग थे वो डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है। उम्रा जायरीन जो उम्रे की अदायगी के लिए मक्का जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इनमें अपनी जान गंवा बैठे, 30 के करीब जख्मी हैं, उन्हें मकामी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। ये रमजानुल मुबारक के दौरान आप सबको हम लगातार बताते हैं और कोरोना वायरस के बाद से जब से सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है तो लाखों जायरीन उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, सऊदी अरब का रुख करते हैं। उसी दौरान यह हादसा पेश आया। तो तकलीफ पहुंचाने वाली या अफसोसनाक खबर सबसे पहले टॉप 5 में, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है और आप लोगों की इस पर ओपिनियंस या फीडबैक भी सामने आ रहे हैं। टॉप 5 में दूसरी खबर, बात भारत की, क्योंकि यहां सियासत के बाद अगर कोई मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो अतीक अहमद का है। कत्ल के मामलात हैं, अगवाकारी के केस हैं, माफिया होने की सजा ये अभी तक भुगत रहा है और उस शख्स का जो 5 बार एमएलए रह चुका है, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका है उत्तर प्रदेश से, एक बड़े इलाके से जहां पर काफी इसका दबदबा रहा, उसको आज बिलाखिर जो जेल में पहले से था लेकिन एक और केस में सजा हुई। अतीक अहमद को उमेश पाल अगवा केस में जो अपहरण किया था इसमें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसके साथ उन पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया और इसके अलावा मजीद 2 मुजरिमों को भी कैद की सजा सुनाई गई है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना उन पर भी आयद हुआ है। यहां पर यह याद दिलाना आपको जरूरी है कि उमेश पाल जो अपहरण केस था इसमें कुल 11 मुलजिम थे, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। अदालत ने इनमें से 3 को कसूरवार करार दिया जबकि 7 को बरी कर दिया। अदालत की तरफ से अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सुलत हनीफ को जिनको कसूरवार करार दिया गया है और अतीक का भाई अशरफ अंसार बाबा, फरहान, असरार, आबिद प्रधान, आशिक अली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया। मुलजिम अंसार अहमद की इससे पहले ही मौत हो चुकी है तो 11 में से 10 लोग बचे थे। सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी की तरफ से कहा गया कि 18 साल हो गए जब उनके बेटे को अगवा किया गया था, अपहरण हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब यह सिलसिला यहां तक पहुंचा, आज बिलाखिर उन्हें इंसाफ मिला है। यहां पर यह याद दिलाना आपको जरूरी है कि अतीक अहमद जो कलीदी मुलजिम इस केस का है, केस 17 साल पुराना है, यह अगवाकारी का या जो अपहरण का है। उमेश पाल जो जिसने उस वक्त पर इल्जाम लगाया था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद ने उन्हें अगवा किया, उनका इल्जाम था कि उन पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई क्योंकि राजू पाल कत्ल केस का वो वाहिद गवाह था।
और उसके बाद फरवरी के महीने में इसी साल उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके बाद बेटा, फिर अतीक की पत्नी पर, यानी तमाम खानदान के लोग इस शिकंजे में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेटे तक भी बात पहुंची, पत्नी तक भी। लेकिन 7 लोगों को कुल मिलाकर आज जो कोर्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर सुनवाई हुई, वाराणसी जेल से इसको यहां पर लाया, माफ कीजिएगा, गुजरात की साबरमती जेल से अतीक को यहां लाया गया था। और आज कोर्ट के सामने फिर सजा सुनाने के बाद उसने दलील दी कि मैं सम्मान तो करता हूं कोर्ट का, लेकिन सजा गलत है, लिहाजा यहां पर केस उस पर थोपा जाएगा, उसे वापस अब साबरमती जेल भेज दिया जाए। तो हो सकता है कि यहां से वापस उनको इसके बाद गुजरात ले जाया जाए। ये दूसरी बड़ी खबर, इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा इस पर हो रही है, काफी ज्यादा डिबेट्स, डिस्कशंस और रिएक्शंस भी इस पर, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, मिला जुला एक रद्द-ए-अमल आप कह सकते हैं, फीडबैक सामने आ रहा है। तीसरी तस्वीर आपके सामने जम्मू कश्मीर की है, श्रीनगर की, जहां पर सबकी नजरें आज थी मीटिंग पर। और ये मीटिंग मुफ्ती नासरुल इस्लाम की तरफ से बुलाई गई थी। ईद का चांद 20 अप्रैल को नजर आने की सूरत में ईद के बाद कज़ा रोजा रखेंगे, ये फैसला हुआ, क्योंकि शब कद्र 17 अप्रैल को मनाई जाएगी, ये आज तय कर दिया गया। दरअसल जब ईद का चांद नजर नहीं आया था तो कुछ हिस्सों में पहले दिन रोजा रखा गया, यानी 23 तारीख को, और भारत के अधिकतर हिस्सों में और बांग्लादेश के अंदर 24 तारीख को रोजा रखा गया। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने रोजा रखा 23 तारीख को, और उसके बाद काफी ज्यादा सवाल उठे कि किस तरीके से या किस बुनियाद पर ये सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि चांद नजर नहीं आया। तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने उलमा से या मौलानाओं से भी सवाल पूछने, या जो स्कॉलर्स थे उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिए। तरह तरह की दलीलें दी गई, सबने अपनी अपनी बात रखी कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन आज मुफ्ती आजम की सरबराही में श्रीनगर में एक इजलास हुआ, मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना रहमतुल्लाह कासमी, गुलाम रसूल हामी साहब, इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद तैयब कामली, मौलाना आगा सैयद अल हसन अल मौसवी, गुलाम मोहम्मद भट्ट, मौलाना फयाज अहमद रिजवी, मसरूर अब्बास अंसारी और दीगर तमाम अहम शख्सियात जो आज के प्रोग्राम का या आज के इजलास का हिस्सा बनी। उलमा इकराम के इजलास के बाद आज मीडिया को बताया गया और मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने कहा कि शब कद्र 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। चांद की रुयत यानी चांद का नजर आना या ना आना 20 अप्रैल पर डिपेंड होगा, और अगर चांद नजर आया तो ईद के बाद एक दिन का कज़ा रोजा रखेंगे, यानी अगर 20 को नजर आता तो उसका मतलब 23 तारीख को रमजान का पहला दिन था, जो बहुत सारे हिस्सों में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ और पाकिस्तान में भी उस दिन रोजा रखा गया। ईद के हवाले से कोई भी फैसला उलमा इकराम से मुकम्मल मुशावरत के बाद किया जाएगा, यानी मीटिंग होगी, चांद नजर आने या ना आने उस पर भी डिपेंड है। और किसी भी ऐलान से पहले जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, महकमा मौसमियात है, उससे भी मुशावरत की जाएगी। और रोजे को लेकर जो तनाजा हुआ था, जो हमने देखा था, कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, मुफ्ती आजम ने उस वक्त कहा था कि अवाम जुमे से रोजा रखें, जबकि कश्मीर में लोगों की अक्सरियत ने, हमने ये भी देखा था कि थर्सडे को यानी जुमेरात से ही रोजा रखना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद से ही ये सारा सिलसिला चला था, और ये भी हमने देखा कि कहीं से भी चांद नजर नहीं आना, ये सबको पता है। बहुत सारे एरिया से इस तरह की खबरें मौसूल हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कुछ एक इलाकों से जहां रुयत हिलाल कमेटी की इजलास के बाद फैसला हुआ था कि चांद नजर आ गया, लिहाजा 23 तारीख को पहला रोजा रखा गया। लेकिन बाकी हिस्सों के अंदर और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह का के सवालात पूछे जा रहे थे, तो उन पर आज जवाब तलाशते तलाशते यहां तक बात पहुंची और सारी डिटेल्स आपके सामने है। चौथी खबर की तरफ चलेंगे। टॉप 5 में उन युवाओं की बात, उन नौजवानों की बात जो इन दिनों सड़कों पर उतर रहे हैं, और ये फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के तमाम वो नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि इंक्वायरी सीबीआई करे, रिक्रूटमेंट में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं, यानी जो धांधलियां हुई हैं, सीधे तौर पर उनकी तरफ से प्रशासन के सामने अपनी डिटेल्स रखी गई है। और जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन की तरफ से इससे पहले इस मसले को बड़ी संजीदगी के साथ लिया गया था। हमने देखा कि कमेटी बनाई गई थी आर.के. गोयल की अध्यक्षता में। उस कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया था कि आप अपनी रिपोर्ट फाइल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करें, उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की बात सुने, और जो धांधली के आरोप हैं, जो इसके गवाह हैं या जिनके पास सबूत हैं, वो भी इकट्ठे करें, 1 महीने में डिटेल सामने लाएं। ये सब अब तक नहीं हुआ, 3 महीने बीत गए, इसको लेकर भी नाराजगी। दूसरा, ये जो नौकरियां जेकेएसएसपी के तहत लेना चाहते हैं, या फिर जॉब एस्पिरेंट से, या फिर आज जो फायर एंड इमरजेंसी के डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, उनने फिर से आज श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किया। जम्मू के अंदर भी एक दिन छोड़कर हम देख रहे हैं प्रदर्शन और बीच में भूख हड़ताल। आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की। ये सारा सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, और युवाओं को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उनका वक्त फिर से जाया हुआ और कई सालों की मेहनत जिस पर पानी फिर सकता है। तो प्रशासन से, राज्यपाल से, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कहा गया कि आप खुद इसमें मुदाखलत करें, केस को देखें, और जो स्कैम हुआ है,
जो इसमें गिल्टी है उनको बेनकाब किया जाए, और साथ ही साथ कमेटी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 1 महीने में आपने तो मांगी थी, लेकिन 3 महीने बीत गए, मार्च भी खत्म होने लगा, अभी तक सामने ना आया। तो प्रोटेस्ट की तस्वीरें श्रीनगर की आपके सामने, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। चौथी और पांचवी, ये 2 बड़ी खबरें जो जम्मू कश्मीर से हैं। 5वीं बड़ी खबर की तरफ चलेंगे, जहां पर मौसम विभाग के जो अनुमान थे या फिर लगातार ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि अगले 24 घंटों में मौसम साफ रहने वाला है, खुश्क रहने वाला है, और बुनियादी तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, इस तरह की पेशेनगोई की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से फिर कहा गया कि एक बार फिर से आज से कम से कम जो दर्जा हरारत था उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, या बढ़ता चला जा रहा आहिस्ता आहिस्ता। पिछले 2-3 दिनों में बारिशें हुई कुछ एक इलाकों के अंदर, जहां पर हमने देखा कि सालाबारी हुई या ओले पड़े, उसकी वजह से टेम्परेचर काफी नीचे गया, तापमान में गिरावट देखी गई। जो पर्यटक स्थल हैं, विशेषकर गुलमर्ग, जो पहलगाम, इसके अलावा जुजिला के आसपास पहाड़ियों पर जहां हल्की बर्फबारी हुई थी, तो उसकी वजह से पारा नीचे लुढ़क गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें और इजाफा होते हम देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं, और 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पिछली रात का श्रीनगर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 3 सेंटीग्रेड तक पारा नीचे आया है। और साथ साथ थोड़ा सा यह भी महसूस होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन गर्मी फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ने लगी है। कुछ दिनों की बारिश के बाद अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी नहीं बल्कि मौसम खुश्क रहने वाला है, तो थोड़ी सी गर्मी भी आपको बर्दाश्त करनी होगी। ये टॉप 5 बड़ी खबरें आपके सामने, लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर से करेंगे। और एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो इस वक्त उत्तरी कश्मीर से हमारे पास आए हैं, वो रास्ता जो कि सिंथन टॉप कहलाता है, किश्तवाड़ को कश्मीर प्रांत के साथ, कश्मीर प्रोविंस के साथ जोड़ता है, उस इलाके की तस्वीर आपके सामने रखेंगे। ताजा तस्वीर आपके सामने उस इलाके की जहां पर NHIDCI एजेंसी की तरफ से भी अब इसकी पुष्टि कर दी गई है, एक ड्राइवर की मौत हो गई है। दरअसल ये वो इलाका है जहां पर कोशिश की जा रही थी लारनो कुकरनाग की वाली साइड से कि उस तरफ से भी रास्ता साफ किया जाता, बर्फ हटाई जा रही थी, और दूसरा किश्तवाड़ वाली साइड से भी सिंथन टॉप पर बर्फ हटाने का काम जारी है। जल्दी से राब्ते बहाल हों, दोनों तरफ से गाड़ियां जाएं, लोग सफर कर सकें, जो सप्लाई वाली गाड़ियां वो आसानी से जा सकें। यानी कश्मीर को मुगल रोड के बाद या नेशनल हाईवे के बाद जम्मू प्रांत के साथ मिलाने वाला कोई एरिया है तो वो किश्तवाड़ सिंथन रोड है, यहां की इस एरिया के अंदर है। और यह तस्वीर उस ड्राइवर की जो ऑपरेटर था जेसीबी का। आज अब से थोड़ी देर पहले जो खबर मिली कि इस इलाके के अंदर बहाली का काम चल रहा था, बर्फ हटाने का काम चल रहा था, लेकिन जेसीबी जो बर्फ के नीचे आ गई, तकरीबन 150 फीट से 200 फीट का एक एवलांच जो बर्फानी तोदा है वो नीचे गिरा, उसके नीचे ये मशीन आ गई। जेसीबी नीचे आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, और पुलिस के साथ साथ NHIDCL जो कंपनी है उनकी तरफ से जावेद अहमद नाम का जो डोजर चलाने वाला ये जेसीबी ड्राइवर था उसको निकाला गया, करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां से मुर्दा करार दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है, तो जान इसकी चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस इलाके के अंदर बड़ा मुश्किल इसलिए हुआ है, पिछले 2-4 दिनों में, जैसे शुरुआत में हमने बताया टॉप 5 में भी, कि मौसम बदला है, और बदलते मौसम के बीच परिस्थितियां ऐसी बनी हैं या हालात ऐसे बने हैं कि एक ड्राइवर की जान चली गई है। ये आपके सामने एक्सक्लूसिव विजुअल्स, यही वो जेसीबी है जो काम में यहां मसरूफ थी, काम कर रही थी, लेकिन अचानक से एवलांच गिरा, बर्फानी तोदा गिरा, बर्फ ऊपर से गिरी, जिसके नीचे ये मशीन भी दब गई, इसका ड्राइवर को निकाला तो गया, लेकिन उसकी जान ना बचाई जा सकी। चलते हैं साउथ कश्मीर से, हमारे साथ हैं मुजफ्फर। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है, क्या और अपडेट्स हैं? एक ड्राइवर की भी मौत हुई है, और क्या इसके बाद काम को हॉल्ट कर दिया गया है या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में अभी काम चलेगा? एक ड्राइवर की मौत की खबर है। हाँ बिल्कुल आसिफ, मैं बता दूं, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि जहां एक तरफ महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी में कहा था कि कई डिस्ट्रिक्टों में एवलांच का खतरा मंडरा रहा है, बर्फानी तोदे गिराने का खतरा है, वही अगर हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कुकरनाग की बात करें तो उन्होंने भी 2 दिनों के लिए सिंथर रोड को बिल्कुल बंद किया था आवाजाही के लिए, और वहां पे जो एवलांचेस का उन्होंने पहले ही वार्न किया था। लेकिन मैं बता दूं, आज 1 बजे के बाद जो ये वाक़ा पेश आया, जब वहां पे स्नो कलर्स की जा रही थी, क्योंकि मैं पहले बता दूं आपको, दोनों दर्रों को साफ करने के हवाले से जिला इंतजामिया इस वक्त कमर बस्ता हो चुकी थी, लेकिन जो ये वाक़ा पेश आ जाया है, मैं बता दूं बिल्कुल जो ये स्नो अवलांच 1 बजे के करीब वहां पे पेश आया, जब जावेद अहमद जेसीबी ड्राइवर जो कि
जंक्शन लारनू का रहने वाला है, यानी दिसू जावेद अहमद जागू वलद अब्दुल अजीज जागू, जो कि दिसू का रहने वाला था। बिल्कुल ये एवलांच के नीचे आया, जिसके नतीजे में ये जो बारह था उसके नीचे दब गया। अगरचे वहां पे पूरी तौर उसको रेस्क्यू भी किया गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोकरनाग पहुंचाया, लेकिन ताहाल जख्मी की किताब लाकर वो चल बसा और डॉक्टरों ने उसे वहां पे मुर्दा करार दिया। फिलहाल जो आपने कहा कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो वहां पे ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरी बात अभी हुई है ऑफिशियल से, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो वहां पे अभी आपने बताया कि जो बर्फानी तोदा काफी बड़ा था, 200 फीट इसकी लंबी थी या 150 फीट इसकी जो ब्रॉड थी, इसके पेश नजर वहां पे जो रेस्क्यू काम था उसमें कुछ बाधाएं पड़ी, क्योंकि जो ये दर्रा है वहां पे हर वक्त मौसम में खराबी देखने को मिल पा रही है। कुल मिलाकर जो काम है उस हवाले से अभी हमारी बात हुई है ऑफिशियल से, उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो बिल्कुल आखिरी लम्हात में है और ये भी कोशिश की जा रही है कि क्या जेसीबी ड्राइवर के साथ साथ और भी कुछ वहां पे लोग काम कर रहे थे, क्योंकि मैं बता दूं जो NHIDCL की मशीनरी वहां पे लगी हुई थी और इस रोड को साफ करने पे उस वक्त वो वहां पे पूरी तरह नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर जो ये वाक़ा है काफी दिल दहलाने वाला वाक़ा है और जो भी बाकी तफसीलात हमारे पास आएंगे हम आपके साथ तो शेयर करेंगे। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। अनंतनाग से हमारे साथ, कोकरनाग से इस वक्त पीर मुजफ्फर थे, बता रहे थे कि काम हॉल्ट हुआ है, परेशानी हुई है क्योंकि ड्राइवर की मौत हो गई है। इसकी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है और अब 2-3 दिन जहां सड़क को बंद रखा गया, बीच में फिर से खोलने की तैयारियां थी, लेकिन इस दौरान यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर नई दिल्ली से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े मामले पर जम्मू कश्मीर को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कहा है कि वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट या इसके मातहत जो अदालतें हैं, स्टेट जुडिशियल एकेडमी है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था या इंतजामी अमला है, उसको लेकर जो शिकायतें थी या जो पिटीशन में बातें कही गई हैं कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स वहां पर हुई हैं, उसको लेकर जो शिकायत हैं उनका जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पादरीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने आज जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से यह पिटीशन जो दायर की गई थी उस पर समाअत की है, सुनवाई हुई है और जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर शिकायतें थी उसमें कहा कि हाईकोर्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसमें मुबैना तौर पर जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स थी उसके मुतालिक शिकायत का खुद जायजा लें। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस को यह डायरेक्ट किया गया है कि आप इन सारी चीजों को देखें, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर नहीं बल्कि इसके मातहत जो अदालतें हैं, स्टेट जुडिशियल एकेडमी है, वहां पर जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर शिकायतें की गई और पिटीशन में इस बात को खुले तौर पर लिखा भी गया था, तो उस पर जायजा लेने के लिए चीफ जस्टिस को कहा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, पिटीशन में क्या क्या चीजें थी जिस पर आज डायरेक्शंस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिली है? देखिए, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का आना और होना जम्मू कश्मीर में जैसे अब एक किस्मत बनी है और लगातार कोई ना कोई पिटारा हर बार खुल रहा है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन चला गया था और जिसकी सुनवाई खुद चीफ जस्टिस साहब ने की और दीगर 2 जज साहबान वहां पर थे, मामला दरअसल था कि अपॉइंटमेंट्स कुछ हुई थी 2007 के बाद और ये सारी अपॉइंटमेंट्स एडहॉक अपॉइंटमेंट्स हुई थी और सस्पिशियस एडवर्टीजमेंट्स के जरिए से इनको लगाने की बात कही गई थी। और आज जब एक NGO की तरफ से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया तो उन्होंने पिटिशनर ने प्रोवाइड किया एक लिस्ट जिसमें पिटिशनर के मुताबिक वो सारे नाम थे, एग्जिस्टिंग मेंबर, वो सारे नाम थे जो सिलेक्शन लिस्ट में आए थे और उनके अपने अजीज और अकारिब जो थे वो हाई कोर्ट के मुख्तलिफ, चाहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर थे या अदालतों के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर थे, कहीं ना कहीं वो मुलाजिम थे और उनके अपने रिश्तेदारों को किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करने का इल्जाम इस बहस के दौरान पहले रखा गया। फिर दूसरा इंस्टेंट में यह भी कहा गया कि वक्तन फवक्तन की कानूनों में तरमीमें की गई, माइनर अमेंडमेंट्स की गई ताकि अपने मंजूर नजर अफराद को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर नौकरियां फराहम की जाए और ये जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी सिलेक्शन प्रोसेस में वो इन अपॉइंटमेंट्स में वो ट्रांसपेरेंसी कहीं नजर नहीं आ रही थी। और साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई भी पब्लिक नोटिस या एडवर्टीजमेंट फॉर द अपॉइंटीज जो है वो किसी बड़े पैमाने पर नहीं थी, एक छोटी सी कोई ऑबिचरी रेफरेंस जैसे कहीं पर लगानी थी, उस तरीके से निजाम को चलाने
लगाने की कोशिश की गई। ये सारी बहस जब सुनी, जो पेटिशनर थे उनके तरफ से जो वकील थे राजकिशोर चौधरी साहब, उन्होंने जब ये सारा मामला अदालत के सामने रखा, उसके बाद ही अदालत ने यह फैसला लिया कि इस पूरे मामले की संजीदगी को देखा जाए और ये जो बात सामने आ रही है कि ई मिशन कोर्ट मॉडल प्रोजेक्ट जो सामने आया था उसमें जो भर्तियां हुई हैं वो सही भर्तियां नहीं हुई, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब इसकी तहकीकात होगी और बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा चला गया है, वो इस पूरे मामले पर तहकीकात करें और देखें कि किसमें कितनी सच्चाई, और अगर कहीं पर भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। पिटीशन में एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम देख पा रहे हैं इशफाक, वो ये कि जो अभी का अमला है उनके कुछ साथी वहां पर या रिश्तेदार हैं, मेंबर्स हैं या हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी एक डिटेल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी कि अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई है। तो कार्रवाई क्या इतना आसान होगा, और अगर जब जायजा इसका चीफ जस्टिस लेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास चीजें जाएंगी या फिर अपने लेवल पर अपने दायरा इख्तियार में ये सारी चीजें हैं चीफ जस्टिस के कि वो उन लोगों को सजाएं भी दे सकें जो कसूरवार होंगे? देखिए, जो माहिरीन कानून है उनसे जब हमने इस बारे में थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बात सामने आ रही है ई मिशन मोड में जो हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पूरे मैटर को देखेंगे, क्योंकि ये लिस्टों को कॉश करने की जबरदस्त बात आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी कि इनको कॉश कराया जाए और तहकीकात हो, तो उसी को देखते हुए इंक्वायरी डायरेक्ट किया गया कि इंक्वायरी होगी जो इस पूरे मामले पर, और ये देखा जाए क्या हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और दीगर लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इधर ये भी बात सामने आ रही है कि अब ये मामला जो है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को सौंपा जाएगा, प्रॉबली सीबीआई का नाम अभी लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर पिटीशनर की तरफ से इस बात का जोर दिया गया था कि एक क्रेडिबल एजेंसी को दिया जाए, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये काम सौंपा गया है, वो देखेंगे और वही ये फैसला करेंगे कि आगे इस पूरे मामले को कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया है कि वो इस सारी सूरत हाल का जायजा लें। 2007 का ये केस है और बहुत सारे लोग योमिया उजरत पे यानी डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो उन लोगों के भी मसले इसके बीच में आते हैं और कुछ लोगों पर ये इल्जामात कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी हैं या फिर इस तरीके से सिफारिशें की गई हैं कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो ई मिशन मोड का भी बीच में जिक्र किया गया है। इस पर जायजा लेने के बाद आगे क्या होगा डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं या कई तरह की मुश्किलात से गुजर रहे थे और पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का जो मसला था उसमें थोड़ी सी राहत उनको और मिल गई है, क्योंकि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की नई तारीख जारी कर दी गई है। अगर कोई टैक्स पेयर दो दस्तावेजात को जोड़ने में नाकाम रहता है यानी पैन कार्ड और आधार को, तो इसका पैन कार्ड गैर फाल यानी इनएक्टिव करार दे दिया जाएगा। ये इसके बाद काम नहीं करेगा अगर इन दोनों को आप मर्ज नहीं करते या इन दोनों को आप लिंक नहीं कराते हैं। टैक्स दहिंदा जो है या टैक्स पेयर्स हैं इस तरह के मामलात में अपना पैन कार्ड जो है पेश करेंगे और सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स के जिनको परमानेंट अब जो पैन कार्ड है या आधार कार्ड है इन दोनों को लिंक करके उनका जो कागजात हैं या जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है सारा प्रोसेस चलता है, तो वो अकाउंट नंबर्स वगैरह सारे उसमें मर्ज हो जाते हैं। परेशानी यहां पर आती है कि आप बहुत सारे लोग कह रहे थे डेट खत्म हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। जो 31 मार्च 2023 तक थी वो 30 जून 2023 तक बढ़ गई है और इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जा रहा है। और टैक्स चोरी को रोकने के लिए पैन और आधार कार्ड इसका जोड़ना सरकार मानती है जरूरी था। अगर कोई टैक्स अदा करने में परेशान होता है या कोई अप टू डेट या जो डेडलाइन फिक्स थी 31 मार्च नहीं करता है तो उसको राहत देना जरूरी है। और अगर दोनों को, यहां दो तरह की परेशानियां, ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जो जारी किया गया है। एक तो पैन और जो आपका आधार कार्ड है उसको नहीं आप जोड़ते तो फिर आपका इनएक्टिव एक कार्ड हो जाएगा, वो होगा पैन कार्ड। मुश्किलें आपकी यहां बढ़ेंगी। दूसरा, टैक्स आपको वक्त पर देना होगा, अगर नहीं होता तो फिर भी कार्रवाई होगी। लेकिन दो चार चीजें इसमें और भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स जो आपको जो देने वाला शख्स है वो ये सारी चीजें अगर नहीं 30 जून तक भी कर पाता है तो 1000 की लेट फीस की अदायगी के बाद 30 जून के अंदर अपने पैन कार्ड को दोबारा फाल कर सकता है। दोनों को अगर लिंक आपने नहीं किया आधार और पैन को, तो 30 जून के बाद आपको 1000 रुपए जो आपको इजाफी फीस देनी पड़ेगी लेट फीस की सूरत में। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से मैंडेटरी करा दिया गया था कि 31 मार्च 2023 से पहले तमाम लोग अपने पैन और जो इसके अलावा आधार कार्ड है उनको लिंक कर ले और 31 से पहले ये जो डेडलाइन है अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा
जो एक्टिव नहीं होगा, यानी आपका कार्ड सिर्फ रह जाएगा, काम आपके बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, बाकी सारी चीजें हो, टैक्स पे का मसला हो, वो सारा हल होने वाला था। इसमें दो चार चीजें ये भी कही गई थी कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज अलग अलग बताई गई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए जरूरी नहीं है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। 2017 का जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT की तरफ से जो जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि आधार और पैन कार्ड का जो लिंक करना जरूरी है वो 4 कैटेगरीज उसकी हैं। एक तो ये कि जो रेजिडेंट हैं आसाम के, मेघालय के और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए, उनके लिए जरूरी नहीं है। जो टैक्स पेयर्स हैं तो वो इसके बगैर भी काम चला सकते हैं। दूसरा नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो NRIs हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक 2017 का जो नोटिफिकेशन बताता है कि उनको भी किसी तरह की परेशानी यहां पर नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर किसी की उम्र, किसी की आयु 80 वर्ष से ज्यादा है, 80 साल से ऊपर है, पिछले साल उसकी वो इससे क्रॉस कर चुका है, तो फिर किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, जो वो इंडिविजुअल जो सिटीजन इंडिया का नहीं है, टैक्स में या ये जो लेन देन का मसला है या जो पैन आधार से लिंक करना है, उनको नहीं करना होगा। ये 4 कैटेगरीज अलग हैं, तो जम्मू कश्मीर, मेघालय और आसाम के जो शहरी हैं उनको भी इस तरह से कोई परेशानी नहीं है। मगर ये जरूर है कि टैक्स अगर आप पे करते हैं तो आपके लिए डेट बढ़ा दी गई है। जो 31 मार्च डेडलाइन थी, इसको 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है और यह खबर है यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा को 2023 में इस बार तैयारियां और भी तेज कर दी गई हैं और कुछ बड़े फैसले इन दिनों लिए जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड आने वाले दिनों में कुछ और फैसले लेगा, लेकिन पहली बार जो तीर्थयात्री है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करा सकेंगे। इतना ही नहीं, बस अगर कहीं पर मिस हो जाती है तो यात्रा मोबाइल के जरिए अपनी बस को ट्रैक भी कर सकेंगे, ट्रेस कर सकेंगे। किसी भी तरीके से उनको घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो अमरनाथ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, बिना किसी परेशानी की वो अगले साल यानी इस साल जो यात्रा जून, जुलाई, अगस्त तक होगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसके लिए तैयारियां और तेज हो गई हैं। और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो अपनी बसों के अंदर इस तरह की ये जो सारी फैसिलिटीज हैं वो इस बार प्रोवाइड करने जा रहा है और अप्रैल के अंत तक हमारे पास जो जानकारी, ये जो सिस्टम है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको लागू कर दिया जाएगा। जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत हद तक यात्रा के दौरान मदद करने वाला है यात्रियों को। रितिका राजपूत जम्मू से हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। रितिका, एक तो ये बताइएगा कि जम्मू के अंदर क्या तैयारियां हैं? पहले तो इस फैसले को लेकर इस पर भी डिटेल साथ साथ, लेकिन जम्मू के अंदर भी हलचल कुछ बड़ी है क्योंकि अब अप्रैल का महीना शुरू होने जा रहा है और अप्रैल में ही कहा जा रहा है ये सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी और उसके बाद मई जून में फिर हम देखेंगे कि यात्रियों के पंजीकरण का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज किस प्रकार से यात्रियों को मुहैया करवाई जाएंगी। इसमें अगर बात करूं JKRTC की, उनकी तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि यात्री जो है अब से अप्रैल के एंड तक, जो कि पहले चरण का कार्य रहेगा, उसमें ये मान्यता दी जाने वाली है कि बसों के टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं बसों की ऑनलाइन लोकेशन को भी वो ट्रैक कर पाएंगे। ये रहेगा इनके पहले चरण का कार्य और 5 चरणों में ये कार्य जो है इसे पूरा किया जाएगा। यानी कि अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जो है प्रमुख रूप से की जा रही है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जम्मू के अंदर जहां पर भगवती नगर बेस कैंप में मेन तैयारियां इस बार होनी है, क्या SRTC के अलावा ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो बेस कैंप में भी हमें कुछ खास इस बार नजर आएगा? पहले से किसी तरह की हलचल, स्मार्ट सिटी के काम भी बहुत सारे हाथ में लिए गए हैं, आगे बहुत सारी इस बार हम देखेंगे कि प्रशासन भी काफी व्यस्त रहने वाला है। तो यात्रा को लेकर कोई खास इस बार हम देख रहे हैं कि इंतजाम होंगे जम्मू के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी अमरनाथ यात्री जम्मू में पहुंचते हैं, सबसे मुख्यतः बात रहती है उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है। इस बार ये सिस्टम को कहीं ना कहीं हटाने की बात की जा रही है कि लाइनों में लग के यात्रियों को असुविधा होती है, उसे कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा को यहाँ पे किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, चाहे वो टिकट बुकिंग की हो, चाहे वो यात्रा पे जाने के दौरान की समस्या हो, चाहे वहां पे लाइनों में लग के टिकट को कलेक्ट करने की बात हो। इन समस्याओं पे सबसे पहले कार्य किया जाएगा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिन पे सबसे पहले यहाँ पे कार्य किया जाने वाला है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगली के जो चरण होंगे उन पे भी कार्य किया जाएगा, जिसके हिसाब से यात्रियों को कोई भी सुविधा, कोई असुविधा जो है वो नहीं हो, इसका प्रमुख ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका, जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए। यात्रा को लेकर तैयारियां और क्या सुविधा इस बार खास रहने वाली है वो डिटेल्स आपके सामने रख रही थी। और यात्रियों को इस बार RFID कार्ड जो पिछले साल से जरूरी करार दिया गया था, उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस बार रहने वाली है कि बसों में भी फैसिलिटीज होंगी, क्योंकि अपनी जगह प्रशासन ये काम कर रहा है कि बहुत सारे यात्री अगर बस अपनी मिस कर देते हैं तो यात्रा अपने मोबाइल फोन से भी वो क्या करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन वाला उनका
असल में नंबर होगा, मोबाइल नंबर के जरिए वो जम्मू कश्मीर में जो काम करेगा तो उस हिसाब से भी वो ट्रैक कर सकेंगे, अपने बसेस कहीं पर नहीं खोएंगे और ना यात्रा में वो आधे रास्ते में कहीं रहेंगे, उससे वो बचेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना इन दिनों नदियों पर भी होती है। और जम्मू के अंदर जब नदियों की बात होती है तो सूर्यपुत्री के नाम से जाने जाने वाली जो तवी नदी है वो दूषित ना हो, इससे बचाया जाए। इसमें इस बार जो है वो कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से साख विसर्जन ना हो। और जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज एक बार पहल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर की, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जम्मू तवी पुल जो 1, 2, 3, 4 सभी पुल पर आज हमने देखा कि एनएसएस वॉलंटियर्स थे और तवी नदी को दूषित होने से बचाया जाए। इसमें खास तौर से सबसे ज्यादा अगर इलाके के अंदर काम प्रभावित होता है या फिर पानी दूषित होता है, क्योंकि जम्मू सिटी को भी इस तवी नदी से ही पानी जाता है और धार्मिक हिसाब से भी आप देखें तो काफी मान्यता ये हिंदू बरादरी के लिए रखती है, तो उस एतबार से भी इसको साफ रखा जाए। और दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उनसे भी बचा जाए। सारी चीजें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन हमारे सामने है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहल की कि इस बार साख विसर्जन यहां पर ना किया जाए और इसमें जिम्मेदारी नौजवानों ने भी उठाई। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र आगे आए, बैनर्स, पोस्टर्स, सारी चीजें दिखी, लेकिन असल में जो मकसद था लोगों को जागरूक करना था, ताकि इस बार 1-2 दिन रह गए हैं, जब नवरात्रि खत्म हो जाएंगे उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, लोग यहां पर साख विसर्जन के लिए पहुंचेंगे, तो उस दौरान वो जो पॉलीथीन है, बाकी सारी चीजें हैं, वो कोई इस पानी में फेंक कर इसे दूषित ना करे। और जो पानी लोग पीते हैं या अलग अलग जगहों पर सप्लाई जाती है, इस्तेमाल होता है, उस पानी को दूषित होने से बचाया जाए। ये एक पहल आज, अब ये रंग लाएगी या नहीं ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन पहल जरूर की गई है जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ साथ जेएमसी की तरफ से। छात्रों को भी सुनिएगा और मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कुछ कह रहे थे, सीधा उनकी बात आपको सुनाते हैं। जम्मू तवी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सर, हमारा बस एक छोटा सा मैसेज है कि तवी में जो है वो साख विसर्जन ना करो। उससे क्या है, तवी में तो पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है और क्या होता है ये ना ब्लॉकेज कर देता है, जो साख होती है ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भी नहीं जा पाता है। तो इसलिए हमारा सिर्फ अभी ये मैसेज है कि आप कैनाल रोड पे जो नदी है वहाँ पे या फिर चनाब में जाके विसर्जन करो, जिसकी वजह से एटलीस्ट लोगों को पानी। हमारा ये इनिशिएटिव है कि तवी में जो है वो साख नहीं परवाई जाए, इसकी जगह पर हम चिनाब या नहर में जाकर जो है वो साख परवा सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से अगर लोग इसमें गंद वगैरह डालेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम। This event is organized in order to spread the awareness among the native citizens and all citizens of Jammu, especially Jammu, to save our natural resources such as Tavi Jammu. And it is the utmost responsibility of native peoples and all the responsible citizens of आस्था का प्रतीक है। उसमें हमारे पास 3 विकल्प रहते हैं, जहां हम जल में विसर्जन करें, जहां इसका भू में यानी कि धरती में इसको गाड़ दें और जहां इसको जला दें। तो नहर में विसर्जन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, तो वो भी बहता हुआ जल है। और ये जो है ये इंटरनेशनल इशू बन गया है, पॉलीथीन और साथ में विसर्जन की सामग्री। तो हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए सूर्यपुत्री नदी का जल स्वच्छ रखना है। और साथ में जब यहाँ लेक बनेगी, आपने देखा जहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ गए हैं, तो गड्ढों में जब ये चीज़ें चले जाएंगी तो लेक का पानी हमारा स्वच्छ नहीं रहेगा। उसके लिए हमें आज ही जागरूक होना पड़ेगा। तो नहर का हमारे पास विकल्प है और चिनाब दरिया का हमारे पास विकल्प है। जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। 5 के पंच में आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा स्कूलों को लेकर भी करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि पुराने स्कूल 30-40 साल हो गए हैं, आबादी भी बढ़ी है, बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अगर उनको अपग्रेड ना किया जाए, ये एक परेशानी का कारण अलग अलग इलाकों के अंदर बनता है। फजलाबाद हाई स्कूल की तस्वीरें आपके सामने, सुरनकोट सीमावर्ती जिला पुंछ का दूर दराज इलाका, और इस तहसील के अंदर फजलाबाद में जहां पर हाई स्कूल, जिसको सबसे पहले ये मिडिल स्कूल 1979 में बना, उसके बाद 4 वर्षों बाद 1983 में से हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, अपग्रेड हुआ। लेकिन 1983 से आज तक ये जो 40 साल बीत गए हैं, 2023 तक इंतजार लोगों का और लंबा होता जा रहा। खत्म कब होगा इसका कोई जवाब किसी के सामने नहीं। हाई स्कूल को यहां पर हायर सेकेंडरी बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि 4 पंचायतों पर यह पूरा इलाका डिपेंड करता है। 4 पंचायतें जहां के बच्चे इसी स्कूल में आते हैं, और ज्यादातर बच्चे जो लोगों की बात माने या सरपंच बता रहे हैं या जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं,
सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बता रहे हैं कि 9वीं 10वीं बच्चियां करती हैं या बच्चे करते हैं तो फिर सुरनकोट जाना बेहद मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनकी पढ़ाई यहां पर लगभग खत्म हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। तो तालीमी सरगर्मियां जारी रहें, शिक्षा चलती रहे, इसलिए स्कूल को अपग्रेड किया जाए ताकि 4 पंचायतों के बच्चे जो हजारों की संख्या में हैं, 35,000 से ज्यादा की आबादी है, उसमें बहुत बड़ी आबादी बच्चों की है जो इस वक्त जो 9वीं 10वीं तक हैं, इससे आगे भी जाना चाहते हैं, वो इसी स्कूल के अंदर पढ़ सकें, इसलिए हायर सेकेंडरी इसको बनाया जाए। तो फजलाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल आपके सामने, जो कि जोन बफलियाज आता है, जिला पुंछ आता है, और इस इलाके के इस पुराने स्कूल को 40 वर्षों से इंतजार है कि हायर सेकेंडरी बने, लेकिन नहीं बना, जिस पर अब लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। मेरा नाम तमन्ना फिरदौस है। मैं हाई स्कूल फजलाबाद में 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, हमें टीचर भी पढ़ाते हैं और हमारा ये हाई स्कूल फजलाबाद है जो इसको हाई स्कूल नहीं और इसे हाई सेकेंडरी में मसला है कि ये हाई स्कूल फजलाबाद बॉयज़ हाई स्कूल है। ये यहाँ पर ये अरसा दराज से इसका मसला चल रहा है, कहीं जो है वो सियासी तौर पर इसकी जो है वो उस सिस्टम से भी इसका जो है ये नहीं हाई सेकेंडरी नहीं हो सका, और भी कई इशू जहाँ यहाँ पर जो है उसकी वजह से आज तक तकरीबन 30-35 साल से ये हाई स्कूल जो है आज तक ही हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं बन सका। तो अब हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये एक बहुत बड़ा गांव है फजलाबाद, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गांव है जिसकी कितनी पंचायतें हैं इस 4 पंचायतें हैं इस फजलाबाद। आबादी क्या हो सकती है? आबादी ये 35,000 से भी ऊपर है। तो अब इतनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पर अगर हाई सेकेंडरी स्कूल ना हो तो हमारी ये बात बहुत अरसा से यहाँ 4 स्कूल हाई स्कूल है यहाँ, तो हमें बच्चियाँ जो है वो सुरनकोट कॉलेज में जाना पड़ता है, उनको बहुत दूर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सफ़र करके जाना पड़ता है। तो यहाँ काफ़ी अरसा से हमें यहाँ हाई सेकेंडरी की ज़रूरत थी, मगर आज तक हमें हाई सेकेंडरी नहीं मिला और बच्चियाँ हमारी हैं जो वो बहुत खजल हो रही हैं। रास्ते में कोई गाड़ी का नहीं होता है, प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, और रास्ते में बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम है। हम पढ़ाई से बहुत पीछे। हाँ, हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें यहाँ हाई सेकेंडरी दिया जाए, क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है। मैं हूं फजलाबाद हाई स्कूल में और यहाँ के कुछ मकामी लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि ये जो है फजलाबाद हाई स्कूल जो है 1979 में जो है मिडिल स्कूल के पे तामीर किया गया था, उसके बाद 1983 में हाई स्कूल में तब्दील किया गया। 1983 से लेकर आज 2023 हो गई, वक्ती हुकूमत हो, सरकार हो, कोई भी जो है किसी ने इस स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो है इस स्कूल में जो है 250 से ज़्यादा बच्चे जो है इस स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ से जो 10वीं जमात के बच्चे हैं उनको सीधा सुरनकोट दूर दराज इलाका में जाके जो है तालीम हासिल करनी पड़ती है, जिससे जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक सरपंच से आपने भी अभी बात किया, उनका कहना है कि चलिए, सुरनकोट फजलाबाद के सरकारी हाई स्कूल की कहानी आपके सामने थी। स्टूडियो की घड़ियां आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समय छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिएगा खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट।